Hi, in this session, we will discuss about semiconductors and some important questions related to the chapter. तो सबसे पहले अपन सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है उन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी आपको ध्यान रखनी है, 10⁻8 से -6 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर की 10⁻6 से 10⁻4 ओम मीटर, और इनसे ज़्यादा जिनकी रेजिस्टिविटी है 10⁻4 से ज़्यादा उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। और अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी जो भी ये है डाटाज इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म में बांटा गया है। जैसे सिलिकॉन है ये एलिमेंटल हो गया, गैलियम आर्सेनाइड है ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया, और इनको अकरेंस के हिसाब से, नेचर के हिसाब से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो पार्ट में बांटा गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है उन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं। अगर इम्प्योरिटी ढूंढे इनमें तो करीबन 10⁻10 एटम्स के बीच में कोई एक आध मिल जाए तो मिल जाए, तो ये इंट्रिंसिक बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर। इनमें एक खास बात होती है कि सराउंडिंग की जो हीट है उसके कारण सिलिकॉन के कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो मान लीजिए सिलिकॉन का एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ये लूज कर दिया, ये ब्लू कलर के डॉट से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो ये जो सिलिकॉन का एटम है फिर क्या कहलाएगा, इसको किस नाम से पुकारेंगे, फिर होल। और वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है उसको किस नाम से पुकारेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रिंसिक में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से तो निकले हैं। तो होल क्या है, सिलिकॉन का एटम जिसने कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, उस सिलिकॉन के एटम को ही फिर किस नाम से पुकारते हैं, होल। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट वो हो गई होल। तो होल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट, इन्हें होल्स कहते हैं। तो अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटम है, क्रिस्टल में प्रेजेंट है, और उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, वो हो सकता है हीट के कारण लूज करा हो उसने, तो उस सिलिकॉन के एटम को अब क्या नाम से पुकारेंगे, होल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट, होल। ठीक है। तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इंट्रिंसिक में, सराउंडिंग की हीट से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। एक बड़ी खास बात ध्यान रखनी है, 0 केल्विन ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करता। ठीक है। अब जैसे ऐसा पूछा जाए, प्योर सेमीकंडक्टर है और नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18 है, तो पूछ रहे होल कितने होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है फ्री उतने ही होल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये मीटर क्यूब है और यहाँ ये सेंटीमीटर फॉर्मेट में दे रखा है ये ना 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो इसको पहले अपन ने मीटर फॉर्मेट में बदला तो पता चला कि एरिया है 10⁻7 मीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 × 10⁻18 होल है। तो इतने मीटर क्यूब में कितने होल होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला के जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं, और इन्हें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स भी बोला जाता है, Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी Ni² पूछे तो Ne × NH।
तो प्योर में Ne और NH की वैल्यू सेम होती है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही होल है, मतलब उन्हीं में से तो निकले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें डोपिंग करी गई है, कैलकुलेटेड अमाउंट में कुछ दूसरे सब्सटेंस डाले गए हैं, उन्हें इम्प्योरिटीज बोलते हैं। दूसरे सब्सटेंस डालने से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर जिनको कि अपन ने बनाया है एडिंग स्पेसिफिक इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर में कुछ इम्प्योरिटी डाल दी अपन ने और उससे जो नए सेमीकंडक्टर बनाए हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस किस तरह के होते हैं ये अपन सीखेंगे। एक होता है एन टाइप। अगर ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड कर दी है, सपोज करिए फॉस्फोरस, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें फॉस्फोरस की डोपिंग कर दी है, तो फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये आराम से इस एटम के अट्रैक्शन से निकल जाता है, क्योंकि किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यही कंडक्टिविटी बनाएगा, यही क्रिस्टल में फ्लो होगा। एक आध सिलिकॉन ने अपना हीट के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करा है, थर्मली जनरेटेड भी है, लेकिन कुल मिला के ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट डाला तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं क्रिस्टल के अंदर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या बोलते हैं, एन टाइप। तो ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल जिसमें ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की डोपिंग कर दी गई है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इन्हें बोलते हैं एन टाइप। एन फॉर नेगेटिव। तो ये क्रिस्टल ओवरऑल तो न्यूट्रल है, फिर एन नेगेटिव क्यों करा, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी किसके कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कहने का मतलब उस क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। भाई अपन बात करें फॉस्फोरस की तो इलेक्ट्रॉन तो 15 और प्रोटॉन भी 15 ही होते हैं, तो न्यूट्रल ही। सिलिकॉन की बात करें है तो इलेक्ट्रॉन 14 और प्रोटॉन भी 14, है तो न्यूट्रल ही। तो पूरा क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उसमें, तो इसलिए उसका नाम दे दिया एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स डाल दिए जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इनमें एक खास बात है, Ni² हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, Ni इंटू NH का वैल्यू चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो सेम रहेगी। ये न्यूट्रल होता है नेचर में, क्योंकि भाई तुमने कोई दूसरा एलिमेंट डाला वो भी तो न्यूट्रल ही है। अच्छा, उस फॉस्फोरस के जो लास्ट 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको मात्र 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहीं से मिल जाए तो वो क्रिस्टल में फ्री हो जाएगा, मतलब फ्रीली मूव करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएगा। मतलब जो फॉस्फोरस है उसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के साथ, अब इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं से, ये 5th वाला, इसको कहीं से इतनी सी एनर्जी मिल जाए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो इसमें मेजोरिटी में क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या है, होल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है उसमें ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट डाल दिए गए हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 का कोई एलिमेंट डाल दिया है, जैसे कि सिलिकॉन के साथ बोरोन डाल दिया है इम्प्योरिटी के रूप में, तो बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिलिकॉन से उन्होंने बॉन्डिंग कर ली है। ये चौथा सिलिकॉन बोरोन से बॉन्डिंग नहीं कर पाया है क्योंकि उसके पास, बोरोन के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग करने के लिए। अब क्या होता है, इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से जाके वो बोरोन के पास बैठ जाता है। तो इससे क्या होगा, इस सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे होल।
अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड क्या करेगा, अगले सिलिकॉन से उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन गया ये अब वापस से होल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही घूमते रहेंगे, एक एटम से दूसरे एटम। तो किसके कारण हुआ ऐसा अंदर ही अंदर मूवमेंट, इस बोरोन को डालने के कारण हुआ। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो इसमें क्या मेजोरिटी में दिख रहे हैं आपको, होल। बोरोन डालने से क्या जनरेट हो गए हैं, होल्स। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बोरोन खुद लेके बैठ गया इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसने दूसरे सिलिकॉन से छीना, तो अगले के पास कमी हो गई, उसने अगले सिलिकॉन से छीना, उसके पास कमी होगी। तो ऐसे अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स हो गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये दो तरह के हो गए, एन टाइप, पी टाइप। एन में मतलब क्या करा, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट की इंप्योरिटी डाली, और पी टाइप में ग्रुप 13। तो इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को कहीं से 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो वो यहां से बोरॉन के पास चल जाता है। इसके कारण ये सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, 3 ही बच जाते हैं बेचारे के पास। तो इसको क्या नाम से पुकारेंगे फिर अपन, होल। नेक्स्ट अब अपन सीखेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब ये चार्ज पार्टिकल है ना, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये मूव करेंगे, तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही अच्छी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी किसके बराबर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। अब अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही हैं क्रिस्टल में, और थर्मली जनरेटेड होल भी होते ही हैं। तो होल में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को तो बोलते हैं आई इलेक्ट्रॉनिक करंट, और होल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बोलते हैं IH, होल करंट। अब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, आई होता है NeAVD, ऐसे ही आई होल को लिख दिया NeAVD, ई और एक बाहर निकाल दिया, तो NeVD प्लस NeVD। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सबस्क्रिप्ट में H लिखा हुआ है, मतलब ये होल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस I को V/R भी लिख सकते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R या E/R, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब E को नीचे पहुंचा देंगे तो 1/R बचेगा, और 1/R को क्या बोलते हैं, 1/R को कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना, V/L होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को V/L कहते हैं, और R का फॉर्मूला ρL/A भी होता है। तो अपन यहां से भी एक रिलेशन लगा सकते हैं, इस R की जगह अपन लिख दें ρL/A। ठीक है, और फिर क्या करा, V की जगह अपन ने E/L लिख दिया, तो L से L कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/ρ मिल जाएगा अपन को। 1/ρ को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया E। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय NE
वी बाय ई प्लस एन एच वी एच बाय ई, ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल गया, दोनों जगह के ए से ए कट जाएगा। तो एक बार हाथ से करके देखिएगा, जैसा मैंने बोला आई को लिख दिया आई ई प्लस आई ए, आई ई को लिख दिया एन ई वी डी, आई एच को लिख दिया एन ई वी डी, ये होल का ये इलेक्ट्रॉन का ई और ए कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या करा, ई और ए कॉमन लेने के बाद आई को वी अपॉन आर लिख दिया, फिर क्या करा, फिर वी को ई इंटू एल लिख दिया, पुराने चैप्टर में आता था रिलेशन, आर को रो एल अपॉन ए लिख देना। अब जो कट रहा है जो कट जाएगा, वन बाय रो बचेगा, वन बाय रो को क्या बोलते हैं, वन बाय रो को कंडक्टिविटी, तो ये फाइनली इतना बचेगा। अब वी ई बाय ई को बोलते हैं मोबिलिटी, वी एच बाय ई को बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ होल। तो इस तरह से रिलेशन आ गया है। तो एक बार आप खुद कॉपी में करके देखिएगा, स्टार्टिंग यहाँ पर जो दी गई है उसी को आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट ये रिजल्ट निकल जाएगा कि कंडक्टिविटी किसके बराबर आ गई है, E मल्टीप्लाई बाय एन ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन होल मोबिलिटी ऑफ होल। अब जैसे दे रखा है एक सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब और होल है 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहे हैं ये एन टाइप है या पी टाइप है, तो क्या चीज ज्यादा दिख रही है, 8 × 10⁻13 ज्यादा दिख रहा है या 5 × 10⁻12, तो ये ज्यादा दिख रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये एन टाइप। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मोबिलिटी 23 × 10⁻3, मोबिलिटी दे रखी है अपन को 23 × 10⁻3 और होल मोबिलिटी होल की भी दे रखी है 100 अपन को दे रखी है, ठीक है ना, ये दो डाटास दे रखे हैं। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टिविटी। तो कैसे करेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी अपन ने सीखा है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या सीखा, ई क्या सीखा आगे, नंबर ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इनटू मोबिलिटी ऑफ होल प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला लगाया, रेजिस्टिविटी आएगा उसका 1/, कर देंगे, करके देखिएगा ये। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल सैंपल ऑफ जर्मेनियम दे रखा है 0.54 एंड 0.18, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखी है 0.54 और होल की मोबिलिटी दे रखी है 0.18, और बोल रहे हैं इफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर इक्वल टू 3.6 × 10⁻19 पॉजिटिव 19, दोनों की डेंसिटी सेम है, मतलब एन ई और एन एच दोनों की वैल्यू सेम है, तो कंडक्टिविटी निकालनी है। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालें, फॉर्मूला E इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल इंटू मोबिलिटी ऑफ होल, अब वैल्यूज दे रखी है उसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा, करके देखिए। नाउ नेक्स्ट चीज है डोपिंग। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना। ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी डोपिंग करेंगे तो पहले जो सेमीकंडक्टर वो बिल्कुल प्योर लेंगे, जो साइज होती है ना, जैसे सिलिकॉन की साइज इतनी है, जो डोपिंग कर रहे हैं उनकी साइज भी इसके आसपास ही होनी चाहिए। तो मतलब ग्रुप नंबर 14 में डोपिंग कर रहे हैं तो 15 या 16 की ही करनी है, 15 या 13 की ही करनी है, उनके आसपास की साइज की, ठीक है ना, ताकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो जाए। और डोपिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डोपेंट नहीं डालना है, 1 पार्ट इन पर मिलियन, 1 मिलियन एटम सिलिकॉन के बीच में 1 पार्ट इसका भी डाल देना है, ज़्यादा डोपिंग भी नहीं करनी है। तो ये कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती है। डोपिंग कैसे करते हैं, या तो मॉल्टन फॉर्म ले लिया सिलिकॉन का, उसमें मिला दो कैलकुलेटेड अमाउंट, या सिलिकॉन पे बम्बार्ड कर दो डोपेंट्स का, इससे इम्प्योरिटी उसमें ऐड करा देते हैं अपन। अब अपन सीखेंगे बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है, जब कोई एटम आइसोलेट होता है अकेला तो उसके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबकी एनर्जी करीब करीब सेम रहती है।
इसको इस लेवल से शो कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। लेकिन जब क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल का मतलब एक सिलिकॉन के पास और दूसरा सिलिकॉन आ गया, 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 तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल के है ना, उन सबकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। अंदर वालों की तो ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं होती, अंदर वालों की तो सबकी सेम है, अंदर वालों की, अंदर वालों की, अंदर वालों की सबकी सेम है। बस जो लास्ट ऑर्बिट है ना, उनके कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। ठीक है ना, जैसे अपन सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन करें, सिलिकॉन होता है 14 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो लास्ट सेल हो गए 3s3p। तो कुछ इनकी कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे अपन ने सपोज करो ये बना दिया 3s, तो इससे कुछ ऑर्बिटल्स की कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। ऐसे 3p बना दिया, इससे कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ की कम हो जाएगी। तो ये है बैंड थ्योरी। तो लास्ट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्रिस्टल बनने के कारण, पास पास दूसरे आने के कारण, दूसरे एटम से इंटरेक्शन के कारण कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कुछ की डिक्रीज हो जाती है। जिनकी डिक्रीज हो जाती है उन्हें बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जिनकी इंक्रीज हो जाती है उनकी एनर्जी लेवल को बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इनके बीच का जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है, वापस समझते हैं एक बार। जैसे सिलिकॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ये तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3s2, 3p2। तो अगर बैंड थ्योरी क्या बोलती है, ये 1s जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबकी सेम रहेगी। ठीक है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, 2s की भी सबके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। ये 2p, इनके भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी सबकी एनर्जी सेम रहेगी। ये जो आउटर मोस्ट है ना, क्रिस्टल बनता है तो आउटर मोस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ये मान लेते हैं 3s, ठीक है, और ये 3p। तो इनमें क्या होता है, कुछ की एनर्जी तो बढ़ जाती है दूसरे एटम के इंट्रैक्शन के कारण, और कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ऐसी 3p में भी कुछ की एनर्जी तो बढ़ जाती है ना, ये कुछ की 3p है ना, ऑर्बिटल्स होते हैं ना, px py pz, तो कुछ की एनर्जी तो बढ़ जाती है, कुछ की घट जाती है। ये है बैंड थ्योरी। जिनकी एनर्जी कम हो जाती है ना उन्हें बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिन ऑर्बिटल्स की, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है उन्हें बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो बढ़ जाएगी तो आराम से बाहर निकल जाएगा, एटम के अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएगा और कंडक्ट करने लगेगा, इसलिए नाम कंडक्शन बैंड रखा है। और कम हो जाएगी तो बेचारा अपने न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, वैलेंसी ही पूरी करेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की या उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। तो यही है बैंड थ्योरी, और इनके बीच में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप। दिस इज द बैंड थ्योरी। एक बार फिर से समझते हैं। जब सिलिकॉन अकेला होता है या कोई सेमीकंडक्टर अकेला होता है तो सारे आउटर मोस्ट की एनर्जी तो सेम ही रहती है, लेकिन जब क्रिस्टल बनता है तो आसपास के नेबरिंग एटम उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। जिनकी कम हो जाती है वो अपने ही वैलेंसी को ही पूरा कर सकते हैं, बस एटम से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसी बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वह होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपनी वैलेंसी पूरा कर रहा है, उतनी ही एनर्जी से या उससे थोड़ी सी एनर्जी से, उतनी ही एनर्जी से वो कंडक्ट भी कर सकता है। मतलब क्या हुआ, कंडक्टर वह मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके न्यूक्लियस के अराउंड, जितनी एनर्जी उनसे वो घूम भी सकते हैं और उसी से बाहर भी निकल सकते हैं, कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग का मतलब जितनी एनर्जी से उसको कंडक्ट वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी से वो बाहर भी निकल जाता है। किसमें, कंडक्टर्स में। इंसुलेटर क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी पूरी कर रहे हैं उनके पास कुछ एनर्जी है, अब उनको कंडक्ट कराना है तो उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एनर्जी गैप कितना है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो ये अपने पास एक इंसुलेटर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी तब ये बाहर निकलेगा, नहीं तो अपनी शेल को ही घूमता रहेगा। और इतनी एनर्जी तुमने दे दी मान लो बाई चांस जबरदस्ती, तो वो बाहर निकलने से पहले ही जल ही जाएगा। तो लकड़ी को अगर हाई वोल्टेज लाइन पे टच कर दिया तो आप तक करंट नहीं पहुंचेगा, वो पहले ही जली जाएगी। तुम सोचो कि उसको मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें और कंडक्टर बना दे तो नहीं बनेगा, वो पहले ही इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लेगा। डायमंड का एनर्जी का ध्यान रखना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिनमें जो वैलेंसी पूरी कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी का लेवल, और मान लो उनको बाहर निकालना है कंडक्शन बैंड मतलब, तो कितनी एक्स्ट्रा दें, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम चल जाएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सिलिकॉन 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर ही है, 0 केल्विन में तो कुछ ही हो जाए कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, मतलब कंडक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन रख दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे लाइनें क्या बना रखी है, एनर्जी के लेवल्स बना रखे हैं। नीचे तो वैलेंस बैंड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं उनके एनर्जी के लेवल्स, और कंडक्शन बैंड मतलब बाहर निकल जाएंगे तो उनकी एनर्जी के लेवल्स। तो तीनों में क्या अंतर सीखे आप, तीनों में ये अंतर सीखे कि कंडक्टर में तो एनर्जी जो गैप है वो है ही नहीं, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है ही नहीं। जितनी एनर्जी है उसके पास अपनी वैलेंसी को पूरा करते हुए घूम रहा है, उतनी एनर्जी से बाहर भी निकल सकता है कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके वैलेंसी पूरी कर रहा है, उसके पास जो एनर्जी अगर कंडक्ट करानी है तो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, और इतना दे दिया तो वो जल जाएगा। सेमीकंडक्टर में बीच की बात हो गई, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वो भी सेमीकंडक्टर भी 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर ही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एन टाइप का और पी टाइप का बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाए अपन ने एनर्जी लेवल किसके, वैलेंस बैंड के, और ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ एनर्जी लेवल किसके, कंडक्शन बैंड के, मतलब कंडक्ट करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब जो एन टाइप होते हैं ना उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट डालते हैं, जैसे अपन ने डाला था ग्रुप 15 का एलिमेंट फॉस्फोरस, तो उसकी 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये 5वां, इसकी एनर्जी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ऐसे डैश डैश करके बनाना है, कंडक्शन बैंड के पास ही बनाना है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मात्र इतनी सी एनर्जी मिल जाए ना इसको, इस 5वें इलेक्ट्रॉन को, तो ये कंडक्ट कर जाएगा। ऐसे ही एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है पी टाइप का है, अलग से पूछते हैं पी टाइप का बनाओ। तो ऐसे ये सारे ऐसे एनर्जी लेवल बना रहे हैं किसके, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के, और ये बना रहे हैं एनर्जी लेवल किसके, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के, मतलब कंडक्ट करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट जो डाला था ना बोरॉन, उसकी एनर्जी लेवल बनानी है, वो यहाँ बनाएंगे वैलेंस बैंड के पास। कहने का मतलब यहाँ पर वैलेंसी पूरा करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो बोरॉन के पास चल जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से चले गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह, खाली जगह मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होल। तो ये दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छे से करने होते हैं ये डायग्राम, बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं कि एन टाइप का डायग्राम बनाओ, पी टाइप का डायग्राम बनाओ। तो एन टाइप में क्या करना है आपको, जो आपने इम्प्योरिटी डाली उसका एनर्जी लेवल यहाँ बनाना है कंडक्शन बैंड के पास में, और पी टाइप में क्या करना है, वैलेंस बैंड के पास में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक, जो प्योर होगा ना उसमें चार्ज कैरियर कम होता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी भी कम होती है, ये लिमिटेशन है इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये डॉप्ड होते हैं, इसमें Ni और NH बराबर होता है, इसमें Ni और NH बराबर नहीं होता, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना इंट्रिंसिक में, वो थर्मली जनरेटेड ही होते हैं, इसमें अपने थर्मली जनरेट तो है और डोपेंट के कारण भी आ रहा है। कंडक्टिविटी कांट बी कंट्रोल्ड, इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर के कारण जितनी है उतनी है, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अपन ही तो डाल रहे हैं डोपेंट, कम डालो कंडक्टिविटी कम, ज़्यादा डालोगे ज़्यादा। इनमें कोई बीच में एनर्जी लेवल परमिटेड नहीं होता, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड,
लेकिन इनमें होता है ये जैसे वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, अगर एन टाइप हुआ तो उसके एनर्जी लेवल यहाँ बनाएंगे, और पी टाइप हुआ तो उसमें जो अपन ने डाला है ना इम्प्योरिटी, उसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास में बनाएंगे। तो ये डिफरेंस अब यहाँ पर एन टाइप पी टाइप में हो जाएगा। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट की इम्प्योरिटी डालते हैं, 13 की डालते हैं। डोनर का इम्प्योरिटी लेवल कंडक्शन बैंड के पास में होता है, इसमें वैलेंस बैंड के पास में होता है। इसमें मेजोरिटी में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और होल माइनॉरिटी में, इनमें मेजोरिटी में कौन होता है, होल होते हैं पी टाइप में, और माइनॉरिटी में कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, ध्यान रखना। इम्प्योरिटी एटम को इसमें डोनर्स कहते हैं और इनमें एक्सेप्टर, जैसे बोरोन एक्सेप्ट कर रहा था। अब जैसे बोला गया कि एक सेमीकंडक्टर में इक्वल नंबर ऑफ होल है ना, इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी है, और बोल रहे हैं कि इम्प्योरिटी डाली जिसकी कंसंट्रेशन है डोपेंट विद सर्टेन इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन rises to 9 into 10 power 12, इतनी राइज कर दी। तो आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर, कैलकुलेट न्यू होल कंसंट्रेशन। तो ये अपने से पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब एन टाइप है। अच्छा, दूसरी चीज ni² तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। ni मतलब ये अपने पास जो प्योर था ना, उसमें इंट्रिंसिक पार्टिकल, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है होल है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, ये तो चीज कांस्टेंट ही रहेगी। अब एनी कितना कर दिया, 9 into 10 power 12, NH कितना होगा यही आंसर लाने के लिए, तो x, और ये सॉल्व कर देंगे। नाउ पीएन जंक्शन, अगर अपने पास एक सेमीकंडक्टर है, उसके अपन ने आधे साइड में एन टाइप इम्प्योरिटीज डाल दी और बाकी आधे साइड में पी टाइप इम्प्योरिटी डाल दी, जैसे कि क्या जनरेट हो गए, होल्स। तो इसे क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। अच्छा, इसमें खास बात है, ये जो एन टाइप है ना और ये पी, या एन टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल में चले जाते हैं। तो इस रीजन में ना तो इलेक्ट्रॉन बचा ना होल बचा, क्यों, क्योंकि होल था आयन, पॉजिटिव आयन, उसके पास इलेक्ट्रॉन मिल गया तो न्यूट्रल हो गया। तो ये बीच की जगह क्या हो गई, बिल्कुल न्यूट्रल रीजन हो गई, ना तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है अब, ना ही होल है, पूरा न्यूट्रल हो गया ये जगह। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो कि चार्ज डिप्लीट हो गया, यहाँ पर चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जाके होल से कंबाइन हो गया इस रीजन में, इस रीजन को बोलते हैं अपन डिप्लीशन लेयर। इस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, डिप्लीशन लेयर, या चार्ज डिप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल से फ्यूज हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ऐसे जाके होल में बैठना है ना, इसे इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इसे क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन करंट। अब इसके कारण होगा क्या, एन के कुछ इलेक्ट्रॉन पी साइड में चले गए, तो मतलब पी में नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया, एन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वहां पॉजिटिव का रीजन आ गया एक तरह से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए, तो ये इसका पाला तो पॉजिटिव हो गया और इसका नेगेटिव हो गया। और प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब और इलेक्ट्रॉन को उधर जाने नहीं देगा। तो ये एक तरह से बैरियर हो गया, बीच में एक रुकावट आ गई। ऐसे समझ लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए तो और उधर के और इलेक्ट्रॉनों को अब आने नहीं देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की स्टैंडर्ड भाषा बोलेंगे तो ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन एन से पी में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण अब ये यहाँ से एन से कोई भी इलेक्ट्रॉन को परमिशन नहीं है आगे बढ़ने की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ के एक एलिमेंट का मतलब इन इलेक्ट्रॉन को जब तक नहीं हटाएंगे ना, तब तक यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।
ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे यही बता रखी है पोटेंशियल बैरियर। तो भाई एन से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, यहाँ नेगेटिव चले गए, यहाँ पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव रह गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए ना, ये रीजन पॉजिटिव रह गया, बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए ना, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। प्लस को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, माइनस को लो पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। अब इस पीएन जंक्शन का सिंबल ध्यान रखें, ऐसा एक ट्राइंगल बना देंगे और एन के लिए ऐसी लाइन खींच देंगे, ये हो गया पी एन। ये तीर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, तो पीएन का सिंबल है। कभी कभी सिंबल भी पूछ लेते हैं। अब बाइसिंग, ये पीएन जो जंक्शन बनाया है पी और एन, इसको बैटरी से कनेक्ट करने को बाइसिंग बोलते हैं। अच्छा, पी को हाई पोटेंशियल से जोड़ दें और एन को लो पोटेंशियल से जोड़ दें, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसका उल्टा कर दें, क्या? पी को तो लो से जोड़ दें और एन को हाई पोटेंशियल से जोड़ दें। उल्टा कर दिया ना पहले का, पी को तो लो पोटेंशियल से और एन को हाई, ये बड़ी लाइन हाई के लिए है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। दो तरह की ये कनेक्शन होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करा अपन ने, पी को हाई पोटेंशियल से, एन को लो पोटेंशियल से। और रिवर्स बाइसिंग में इसका उल्टा कर देते हैं। अब अगर अपन ने फॉरवर्ड बाइसिंग कर रखी है, ठीक है, ये अपने पास क्रिस्टल है, यहाँ पर मान लेते हैं ये होल है, और इस जगह मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और अपन ने इस पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है, एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इस एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन वहां चले गए थे ना पी साइड में, ये तो यहाँ पर पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो गया था, वहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया था। अब ये बैटरी लगाने से क्या होगा, अब बैटरी लगाई और इसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पहले बैटरी का वोल्टेज नहीं बढ़ाया, तो कोई ये एन साइड का इलेक्ट्रॉन उधर जाने की परमिशन नहीं है। तो अपन वी और आई में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वी और आई। वोल्ट दिया 0 तो करंट तो आया ही नहीं, वोल्ट बढ़ाया अभी भी करंट नहीं आया, वोल्ट बढ़ाया अभी भी नहीं आया। एक टाइम ऐसा आया कि इतना वोल्ट बढ़ाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इधर साइकिल करने लग गए, अब यहाँ रुके हुए नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही हट गए, तो अब आने के लिए कोई रिपल्शन नहीं देगा, तो आराम से साइकिल होने लग जाएगी, मतलब करंट एकदम से आ जाएगा, मतलब एक लिमिट के बाद करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वह वोल्टेज जिस पे कि करंट स्टार्ट हो जाता है, बहुत हाई वैल्यू पे आ जाता है, उसे बोलते हैं नी वोल्टेज। तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या सीखे आप, जब पीएन जंक्शन को अपन ने क्या करा, फॉरवर्ड बायसिंग करा, और बैटरी का वोल्टेज इनिशियली जब बढ़ा रहे थे तब डिप्लीशन लेयर में बैठे हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन हट नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक वोल्टेज जैसे ही थोड़ा सा हाई करा तो इलेक्ट्रॉन हटने लग गए, तो एन साइड से और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का मौका मिला, अब कोई रिपेल करने वाला नहीं है, तो ऐसे साइकिल होने लग गई, करंट चालू हो गया, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब कहने का मतलब इस डायोड में ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से करंट नहीं आ रहा, ये खास बात है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं रहा वो सिलिकॉन का एटम। अब रिवर्स बायसिंग सीखेंगे। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ये अपने पास है डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर है होल, होल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जगह, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये, और इधर वाला एन। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चले गए थे, डिफ्यूजन करंट हो गया था, तो यहाँ पर बन गया था पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग करने में क्या होता है वो जानना है अपन को। रिवर्स का मतलब है पी को लो पोटेंशियल से जोड़ना, एन को हाई पोटेंशियल से। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस रीजन क्रिएट हो गया था इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस रीजन क्रिएट हो गया था इलेक्ट्रॉन आने के कारण, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस और माइनस है।
और बैटरी का भी प्लस इसी को प्लस को मिल रहा है, बैटरी का माइनस भी इसी माइनस को मिल रहा है, मतलब और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब तो एंड साइड से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल जाने की परमिशन है ही नहीं, इस एन साइड से इलेक्ट्रॉन अब उधर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, मतलब बहुत बड़ी जगह पर न्यूट्रल एटम हो गए अगर बैटरी को इस तरह से जोड़ देंगे तो। ठीक है, अब इस केस में कैसे ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। तो इस केस में ये होगा, ये अपन बना रहे हैं नेगेटिव वाला ग्राफ, मतलब V और I। तो जैसे जैसे V बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी में कुछ चार्जेस जो हैं, माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइनॉरिटी में एक दो यहाँ पर येलो कलर से मार्क कर देता हूँ या कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर से मैं डॉट बना रहा हूँ। ये माइनॉरिटी में जो इधर बैठे हुए हैं पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन, वो इस पॉजिटिव रीजन से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएंगे और बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएंगे, तो कहने का मतलब रिवर्स करंट चल रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वो वहाँ माइनॉरिटी में जो बैठे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन पी साइड में, वो बहने लग रहे हैं और धीरे 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 बहते 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 एक टाइम आएगा कांस्टेंट हो जाएंगे, सैचुरेशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा करंट नहीं आएगा। ठीक है, और आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटरनल बॉन्ड्स टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री हो जाएंगे और करंट एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से राइज हो जाएगा। ये होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको कभी भी इसमें रेजिस्टेंस निकालना हो, है ना, इस ग्राफ में V और I के, तो 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करना, उन दो पे आप V देखना और I देखना, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो इजीली करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके अपन ने बायसिंग सीख ली है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि एक सेल दे दिया, सपोज करो एक रजिस्टर दे दिया, मान लो 10 किलो ओम का दे दिया, कुछ भी दे दे, और ये ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक रजिस्टर और दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, ये 10 किलो ओम दे दिया, सपोज करिए ऐसा एक सर्किट दे दें, ये एक और दे दिया रजिस्टर्स, मान लो 10 किलो ओम, ये 30 वोल्ट की बैटरी दे दी, ऐसा कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और एक डायोड भी लगा दे मान लो, ये पी एन, तो ये लगाए नहीं लगाए एक ही बात हो गया, क्योंकि पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, एन को नेगेटिव से, तो जब पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव से, तो ये बहुत अच्छे से करंट को जाने देता है, मतलब ये लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, मतलब एक कनेक्टिंग वायर की तरह ही काम करेगा, इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अब बोल रहे हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, बी का फॉर्मूला आई आर, तो पहले तो आई चाहिए और ए और बी का बीच का आर चाहिए, तो देखो ए और बी के बीच का आर कैसे निकालें, ये पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल के अंदर 1/r पैरेलल हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, 10 एलसीएम आ जाएगा 2/10, आर पैरेलल हो जाएगा 5। तो ये पता चल गया कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 5 है। अब करंट भी तो चाहिए, तो कैसे निकालें, टोटल करंट निकाल लेंगे। आई का फॉर्मूला होता है V/R, V है 30 और R कितना, ये 10 तो है ही, और ए और बी के बीच का आंसर आ गया है अपने पास 15। तो आई कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, ये किलो ओम है, किलो का मतलब हो गया, आप किलो को मतलब 1000 लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2 मिली एम्पियर, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 मिली वोल्ट, तो ये होगा V ए और बी के बीच में 10 मिली वोल्ट। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर 5 R पैरेलल 5 किलो ओम आएगा, है ना। तो 5 किलो ओम है, तो इसको अपन ने लिखा V अपॉन आई, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, 30 अपॉन आर। आर हो गया अपने पास 5 और 10 15 किलो ओम। तो इस तरह से 2 मिली एम्पियर अपने पास आया है। ठीक है, और आर अपने पास कितना है, ए और बी के बीच में 5 किलो ओम, किलो का मतलब 1000। तो 10 मिली वोल्ट इंटू 1000 करेंगे तो मिली से 1000 कट जाएगा, तो आंसर 10 वोल्ट आएगा, है ना, मिली नहीं आएगा, क्योंकि मिली से ये 1000 कट जाएगा। दिस इज 5 किलो ओम। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो क्या सीखे आपने कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड है तो उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं, वो सिंपल कनेक्टिंग लाइन बना सकते हैं। अब फिर आप सिंपल रेजिस्टेंस की जो क्वेश्चन करते हैं उसमें पैरेलल को सोल्व करा, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे 10 किलो ओम को और ए और बी के बीच का। अपने से वी ए और बी के बीच का पूछा है तो आई इंटू आर, आर ए और बी के बीच का कितना आया 5 किलो ओम। आई वो टोटल सर्किट में जो आई होगा वही ए और बी के बीच में जाएगा, तो आई कैसे निकालेंगे, वी बाय आर। तो इस तरह से अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो करंट को जाने देता है और रिवर्स होता है तो नहीं जाने देता। ये दो तरह के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है, इनको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन हाफ वेव रेक्टिफायर समझेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये एसी का सोर्स हो गया, ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, और ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन, यहाँ कम कॉइल। यहाँ लगा देंगे एक डायोड, यहाँ लगा देंगे लोड रजिस्टर। तो जब अगर एसी की साइकिल चल रही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस। अब पी को प्लस मिलेगा तो ये जाने देगा, करंट को जाने देगा, तो अपन इजीली ग्राफ बना लेंगे भी करंट को ये जाने दे रहा है। जब पोलरिटी चेंज होगी इधर की तो उसके पोलरिटी यहाँ प्लस हुआ या माइनस हुआ, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब करंट को नहीं जाने देगा, क्योंकि ये पी को जब नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स में करंट नहीं आने देगा। फिर अगेन एसी की पोलरिटी चेंज होगी, वापस से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो वापस से ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट को जाने देगा। तो इस तरह से ये डायोड करंट को जाने दे रहा है, फिर नहीं जाने दे रहा, फिर जाने दे रहा है, फिर नहीं जाने दे रहा, तो ये ऐसी हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं इसको। तो वापस समझे क्या है रेक्टिफायर, ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल रही है। डीसी का मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट दे रही है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट को जाने दे रहा है, लेकिन रिवर्स हुआ तो करंट को जाने ही नहीं दे रहा। तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो जाने दे रहा है। जैसे रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है करंट, तो जाने ही नहीं दे रहा, उसको सर्किट में चलने नहीं दे रहा। तो इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, ये एसी सोर्स है, ये अपन ने लगा दिया वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें दो डायोड लगा देते हैं, तो एक बार एक डायोड करंट को जाने देगा और दूसरी बार अगला जाने देगा। एक बार ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो इसमें से करंट निकल जाएगा, इस एक्स और वाई में नहीं चले जाएगा। एक बार ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इधर से करंट चले जाएगा एक्स और वाई के बीच में। भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो एक बार इस डायोड को प्लस मिल रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये करंट को जाने देगा और वो नहीं जाने देगा। और अगली बार ये पोलरिटी चेंज हुई, माइनस प्लस हुआ, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, और ये डायोड अगर प्लस हो गया तो करंट को जाने देगा और वो नहीं जाने देगा। तो कहने का मतलब एक्स और वाई को तो चाहे उधर से ऊपर से करंट मिल रहा है चाहे नीचे से मिल रहा है, लगातार ही मिल रहा है।
तो एक बार D1 से मिल गया, एक बार D2 से मिल गया, एक बार D1 से मिल गया, एक बार D2 से मिल गया, एक बार D1 से मिल गया, एक बार D2 से, लगातार X2Y 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 एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट और लगा देते हैं। मतलब क्या करेंगे, ये अपने पास जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, ये डायोड लगा रखा है, ऊपर भी एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर अपना क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, उसके बाद ये अपना रजिस्टर लगाएंगे। तो कैपेसिटर क्या करता है, सारे वोल्टेज के वेरिएशन को हटा देता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है रजिस्टर के अक्रॉस। तो लगातार एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, जैसे कि मोबाइल के चार्जर में। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाते तो करंट आ तो रहा एक्स से वाई में है, लेकिन वो कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। मतलब ये कहने वाला वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन को हटाना है तो कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर वोल्टेज को मेंटेन कर देता है। तो इसे बोलते हैं फिल्टर सर्किट। अब फोटो डायोड ये क्या होता है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एलईडी लाइट का यूज़ करके, एलईडी लाइट जब डालेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में बैठे हुए जो न्यूट्रल एटम है ये मजबूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो करंट बढ़ गया, करंट तेज हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, करंट तेज हो जाएगा। और जैसे एलईडी लाइट बंद करी, या इसके रास्ते में कोई आया, लाइट गिरना बंद, तो करंट धीरे हो गया। ये रिवर्स बायस में चलता है, रिवर्स करंट चलता है इसमें। तो जैसे एलईडी लाइट इस डायोड पे गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा फ्री हो जाते हैं तो करंट बढ़ जाता है। और जैसे ही लाइट का रास्ता रुकता है तो क्या होगा, लाइट का रास्ता रुकते ही क्या होगा, खाली वो जो माइनॉरिटी वाले हैं वो बह रहे होंगे। रिवर्स बायसिंग है ना ये। तो कहने वाला करंट कम हो जाएगा, लाइट गिरी ज़्यादा हो जाएगा, लाइट रुकी करंट कम हो गया। तो इस तरह से करेंसी काउंटिंग या पब्लिक काउंटिंग में काम ले सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे गए, उसके गेट से एक पर्सन निकला तो उसने लाइट के रास्ते को रोका, रोका तो करंट कम हो गया। ऐसे मान लो दिन भर में 1 लाख बार करंट कम हुआ, या 10,000 बार करंट कम हुआ, या 5,000 बार करंट कम हुआ, तो समझ जाओ 5,000 लोग निकले वहां से। तो लगातार एलईडी लाइट चलती रहती है, फोटो डायोड पे गिरी रहती है, करंट हाई आता है, और जैसे ही कोई उसके रास्ते में आएगा, बीच में से निकलेगा, लाइट का रोका, लाइट नहीं पहुंची, तो क्या हुआ, करंट कम हो जाएगा। तो ये है फोटो डायोड। ये ग्राफ अपन बना लेंगे, रिवर्स बायसिंग के अंदर ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, जब लाइट गिर रही है तो ऐसे करंट हाई आ रहा होता है, जब लाइट कम हो गई, मतलब लाइट गिरना बंद हो गई, कोई बीच में आ गया होगा लाइट के रास्ते में, तो करंट कम हो जाता है। तो इस करंट को बोलते हैं डार्क करंट, जो बिना लाइट के आ रहा है ना रिवर्स बायसिंग में, इसे बोलते हैं डार्क करंट। और जब लाइट डाली अपन ने, लाइट को ऑन कर दिया अपन ने डायोड पर, तो उस लाइट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो करंट भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो ये कहाँ पर काम आता है, फोटो डायोड, करेंसी काउंटिंग में, बर्गलर अलार्म में, ट्रैफिक काउंटिंग में, इनमें काम आता है। अब सोलर सेल, ये एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इसमें सिलिकॉन यूज होता है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम ये यूज होता है। जो सन की लाइट आती है उसमें जो अधिकतर फोटोन होते हैं वो करीबन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहे हैं, और सिलिकॉन को मात्र 1.17 मिल जाए तो काम बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिलिकॉन इसलिए चूज करते हैं सोलर सेल में क्योंकि उसका एनर्जी गैप उतना ही है जितना कि सन की लाइट आ रही थी एनर्जी। तो अधिकतर फोटोन जो आ रहे हैं ना, उनका एनर्जी कितना है, 1.5। तो वही मटेरियल सेलेक्ट करा जिसके पास इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो सिलिकॉन कर देता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड भी कर देता है, ये इसका एनर्जी क्या 1.43 होता है। तो सोलर सेल में होता क्या है, ये एक पीएन जंक्शन ही है। इसमें ऊपर
ये एन साइड होता है, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक बना रखा है सेमीकंडक्टर का, ये एन साइड, ये पी साइड, बीच में डिप्लीशन लेयर बना रखी है, बीच में क्या है डिप्लीशन लेयर, एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाके बैठ गए। नीचे एक मेटेलिक बेस लगा रखा है, ऊपर एक वायर का ग्रिड है, करीबन 15% जगह घेर रहा है, ये ऊपर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उनको आगे ले जाने का काम करेगा, ये लोड रेजिस्टेंस। अब जैसे लाइट गिरती है, अच्छा ये ऊपर की लेयर की थिकनेस 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और ये नीचे की जो लेयर है ना पी साइड, इसकी थिकनेस होती है, इस पूरी पी साइड की करीबन 300 माइक्रोमीटर। तो जैसे लाइट गिरेगी, जैसे लाइट गिरेगी और डिप्लीशन लेयर में पहुंचेगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और ये ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस डिप्लीशन लेयर तक जैसे लाइट पहुंची तो वहां के इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ऊपर आ गए। अब ये ग्रिड उनको कैरी करके ले जाएगा और करंट कहलाएगा ये चीज। ये है इस सोलर सेल की वर्किंग। तो इसमें पीएन जंक्शन होता है और इसमें वायर की ग्रिड होती है एक ऊपर, जो 15% जगह घेरती करीबन, और पी साइड की थिकनेस 300 माइक्रोमीटर है, एन साइड की 0.3 माइक्रोमीटर है, बीच में डिप्लीशन लेयर है। जैसे ही लाइट गिरती है तो डिप्लीशन लेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं, वहाँ से वो वायर का ग्रिड उसको कैरी करके आगे ले जाता है और इस तरह से करंट बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इसी तरह से लिखा हुआ है। अब एलईडी, एलईडी भी ये स्पेशल डायोड्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जब ये एलईडी लाइट फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, जब फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं, इनमें फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का होल से कॉम्बिनेशन होता है, कुछ स्पेशल सेमीकंडक्टर्स अपन ने लिए हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है और वो अपन को लाइट के रूप में दिखती है। तो सारे के सारे सेमीकंडक्टर में ऐसा लाइट नहीं निकल रही, उनको स्पेशली अपन ने कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे बनाए हैं जिनमें ऐसा कॉम्बिनेशन से लाइट निकले, उन्हें बोलते हैं एलईडी। तो एलईडी लाइट आपने देखी होगी। ठीक है, अगर मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट निकल रही है तो वो वायलेट कलर दिखेगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट निकल रही है तो रेड कलर दिखेगा। ऐसे अलग अलग कलर की एलईडी बना देते हैं। इसमें गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज होता है, मतलब कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें अपन क्या करते हैं, अलग अलग कलर की लाइट बनाने के लिए रेशो सेट करते हैं। फॉस्फाइड को x अगर ले रहे हैं तो आर्सेनाइड 1 - x होगा, इस रेशो में सेट कर देते हैं और अलग अलग कलर की बना देते हैं एलईडी। अगर सपोज करिए कि फॉस्फाइड को 0.4 और तो ये बचा हुआ कितना होगा 0.6, मतलब 40-60 का ये रेशो डाल दिया फॉस्फाइड और आर्सेनाइड का। अगर ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना दिया इस रेशो में, ऐसे रेशो सेट करते रहता है ना, तो ये क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा तो करीबन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी और कैसा रोशनी दिखेगी फिर, लाल। तो ये होते हैं एलईडी बल्ब्स। अच्छा, ये पावर कंज्यूम कम करते हैं, जल्दी से जल जाते हैं, वोल्टेज भी इनको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लॉन्ग लाइफ भी होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, और इसमें कोई वार्म अप भी ज़रूरत नहीं होता। जो अपन घर में अगर मान लीजिए सब बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो पहले ये फिलामेंट वार्म होगा, देन ये लाइट निकालेगा, ऐसा कुछ एनर्जी तो वेस्ट ही कर देगा। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। तो यूज़ कहाँ करते हैं एलईडी, डेकोरेटिव लाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर है ना, लैम्प, टॉर्चेज, वॉच, फोटोडायोड, इनमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो गया है। जो कुछ क्वेश्चन आते हैं डायोड से रिलेटेड, सर्किट आते हैं, वो अपन ने कर लिए। ठीक है, इसके अलावा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से देख लेना, कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा तो है नहीं, एक कंडक्टिविटी का शुरुआत में देखा वो न्यूमेरिकल है, और एक डायोड का देखा, फॉरवर्ड बायस होगा तो लगाया नहीं लगाया एक ही बात है, वायर की तरह काम करेगा और करंट को जाने देगा। ठीक है, और रिवर्स बायस है तो करंट को रोक देगा, रिवर्स बायस में जाने नहीं देता करंट को, फॉरवर्ड बायस में आराम से जाने देता है।
तो अपन ने एक न्यूमेरिकल भी इसका ट्राई करा, जिसमें अपन ने ये सब चीज़ें सीखी कि किस तरह से फॉरवर्ड बायस हो रहा है, किस तरह से रिवर्स बायस हो रहा है ना। फॉरवर्ड बायस में आराम से करंट जाने देता है, जब पी को अपन हाई पोटेंशियल से जोड़ देते हैं तो वो किस बायसिंग में जाता है, फॉरवर्ड। और जो अपन इसका उल्टा करते हैं तो किस बायसिंग को कहलाता है, रिवर्स बायसिंग कहलाता है। तो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस बहुत अच्छे से सीख लेना है आपको, है ना। सोलर सेल, फोटो डायोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जैसे अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन डायोड के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के भी पूछ लिए जाते हैं। तो सपोज करिए कि ऐसा दे दिया आपको कि एक डायोड है, इस तरह से एक यहाँ पर सेल दे दिया, सपोज करिए ये 4 वोल्ट का सेल दे दिया, एक रजिस्टर दे दे मान लो, है ना, सपोज करिए 15 ओम का रजिस्टर दे दिया, और यहाँ पर एक डायोड लगा दिया है। और डायोड कैसे लगा है वो बड़े खास है, इसमें पॉजिटिव से एन जोड़ दिया ऐसा, ये पी एन, है ना। तो मतलब रिवर्स बायस हो गया, बैटरी के प्लस से अगर एन जोड़ दें तो रिवर्स बायस, प्लस से प्लस जोड़े, माइनस से माइनस जोड़ें तो ये फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड में तो ये लगाओ या कनेक्टिंग वायर लगाओ, बात एक ही, लेकिन रिवर्स में ये अपोज करता है। मान लो कि कह दिया कि इसमें सर्किट में ये रिवर्स बायस में लगा रखा है और 20 माइक्रो एम्पियर करंट आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, बिल्कुल माइनॉरिटी वाले भाग रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा। और पूछ ले कि बताओ कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसे पूछ लें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वी का फॉर्मूला होता क्या है, आई आर। तो पहले यहाँ पर वी निकाल लो ना, यहाँ पे तो कितना आसान है, आई 20 माइक्रो एम्पियर दे ही रखा है, आर 15 ओम है, माइक्रो का मतलब क्या हो गया 10⁻⁶, तो ये हो गया 15 × 30, 300 माइक्रो एम्पियर हो गया, ये 300 माइक्रो वोल्ट हो गया, वी निकल गया। 300 माइक्रो वोल्ट का मतलब क्या हो गया 0.0003 वोल्ट, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गया भाई ये तो 4 वोल्ट तो यहाँ था, यहाँ खर्च हो गया कितना 0.003 वोल्ट, तो बचा कितना, 4 में से 0.0003 माइनस कर दें तो बच गया 3.99 या अप्रॉक्स 4 ही बच गया। तो मतलब इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो जो बैटरी लगा रखी है उसके बराबर ही है। रिवर्स बायसिंग में ये रहता है। इस तरह से अपन ने सॉल्व करा। तो क्या करा अपन ने, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए अपन ने डायरेक्ट इसके अक्रॉस नहीं निकाला, इस 15 ओम के अक्रॉस निकाल लिया और इसमें से माइनस कर दिया, तो बचा हुआ यही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये रिवीजन करने से पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी इतना फास्ट ट्रैक पे आपका रिवीजन काम आएगा। तो एक बार पूरा चैप्टर आप अच्छे से ग्रो थ्रू कर लें, बहुत ढंग से पढ़ लें, देन आप कभी भी इसको उठा के देखेंगे इस रिवीजन पार्ट को, तो आपको फिर अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट बार ही रिवीजन पार्ट पढ़ेंगे तो। थैंक यू।